डन। चलो, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों को दिख रही है। अभी हम इसके ऊपर कस्टम के ऊपर कोई भी लीगल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टम की जो बेसिक फ्लो है उस बेसिक फ्लो को हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की बेसिक फ्लो को। कोई लीगल डिस्कशन अभी नहीं हो रही है। मतलब पहले एक बार आप ये पूरी फ्लो चार्ट देख करके हम आपके साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कस्टम एक्चुअली है क्या, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर ये कस्टम एप्लीकेबल होती है, और जो कस्टम एप्लीकेबल होती है वो कंट्रोल किस किस अथॉरिटी से होती है, राइट? और कस्टम कैसे ट्रांजैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। अच्छा, एक चीज और, इनकेस किसी को भी कोई चीज समझने में कोई तकलीफ हो तो आप अपना मैंने मैसेज ऑन करके रखा हुआ है, मैसेज पर डाल सकते हैं। आप अपनी वॉइस अलग से रेज कर सकते हैं। मैंने किसी को अनम्यूट नहीं किया है। ओके, ठीक है, मतलब किसी को भी मैंने म्यूट नहीं किया है, सारे लोग अनम्यूटेड हैं। तो आपको कुछ रिपीट करवाना हो या कुछ समझना हो तो आप अलग से रेज करेंगे अपने क्वेश्चन। चलिए, अब हम ये समझ रहे हैं। देखो, फर्ज करो कि दिस इज इंडिया, राइट, और ये आउटसाइड इंडिया। दो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दो ट्रांजैक्शन कौन कौन से? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि या तो हम आउटसाइड इंडिया से गुड्स लेके आ सकते हैं इंडिया में, या इंडिया से गुड्स हम आउटसाइड इंडिया भेज सकते हैं। जब हम इंडिया से आउटसाइड इंडिया भेजेंगे तो इस टर्म को हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, एक लेमन लैंग्वेज में। एक्सपोर्ट की लीगल डेफिनेशन कुछ अलग है, वो लीगल डेफिनेशन के ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। बट एक लेमन लैंग्वेज में हम एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे? व्हेन एनी गुड्स इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया से अगर आउटसाइड इंडिया कोई गुड्स को हम भेज रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट। अगर आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स हम इंडिया में लेकर के आ रहे हैं तो दैट इज इम्पोर्ट। This is only layman language. लीगल इंटरप्रिटेशन इसका भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कस्टम में डिफाइन कैसे किया जाए। ये बात समझ में आई आपको? अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा गुड्स का, दैट शैल बी रिगार्डेड ईदर एज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो इसके ऊपर कुछ लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, कुछ लीगैलिटीज एप्लीकेबल होगी, और वो जो लीगैलिटीज होगी वो तीन, यानी कि तीन ऑथोरिटी इसके ऊपर, अगर कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो तीन तरह की ऑथोरिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, तीन तरह का लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहला लॉ कस्टम का, कस्टम एक्ट 1962। दूसरा लॉ, आप लोग क्लियर हो ना? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मेरे सिस्टम पे मैसेज आ रहा है योर इंटरनेट इज अनस्टेबल, तो ऐसा कुछ हो तो आप लोग मुझे प्लीज इंटीमेट करना। तो पहला लॉ जो एप्लीकेबल होने वाला है वो पहला लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा? कस्टम। दूसरा लॉ जो एप्लीकेबल होती है उसे हम बोलते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और जो तीसरा लॉ एप्लीकेबल होने वाला है उसे हम बोलेंगे एफटीपी, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यानी कि ये तीन तरह के लॉ एप्लीकेबल होंगे if you are doing any export or import, if you are doing any import in India or you are doing any export from India, ये तीन तरह के लॉ एप्लीकेबल होंगे। सर ये तीनों तरह की लॉ के फीचर्स क्या है? ये जो कस्टम है ना, कस्टम बेसिकली, कस्टम का जो, यानी कि कस्टम लॉ जो बनाया गया है वहां पे गवर्नमेंट के केवल और केवल दो कंसर्न है। और कस्टम लॉ में गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न रेवेन्यू और दूसरा कंसर्न स्मगलिंग। यानी कि कस्टम लॉ इसलिए बनाई गई है कि इफ ए पर्सन इज डूइंग एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर अगर कोई ड्यूटी लगनी है, यदि हम कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई ड्यूटी लगनी है, तो जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है वो उन्होंने प्रॉपरली ड्यूटी पे किया हो। यानी कि कस्टम एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव ये कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू इन्वेड ना हो बाय एनी पर्सन हु इज डूइंग एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन इंडिया। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन इज स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, हेलो हर्षित, कौन? हाँ जी सर, आ गया। आदर्श।
हाँ आदर्श बताओ, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, अभी मैं ज्वाइन हुआ ना, बस ये अच्छा अभी वॉइस ज्वाइन चेक कर हो। रहा था। ओके ओके ओके। तो आदर्श अभी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात कर रहे थे। हम ये बता रहे थे कि अगर इंडिया में कोई भी चीज अगर आप आउटसाइड इंडिया लेकर के आते हैं तो दैट इज इम्पोर्ट, और इंडिया से बाहर भेजते हैं तो दैट इज एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर 3 तरह की लॉ एप्लीकेबल होती है। एक लॉ कस्टम, दूसरा लॉ फेमा, और तीसरा लॉ एफटीपी। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन तीनों लॉ के फीचर क्या हैं और कहां कहां पर ये तीनों लॉ एप्लीकेबल होती है। कस्टम लॉ जो एप्लीकेबल होती है, तो हम इन तीनों लॉ के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव को समझने से हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी। कस्टम की जो लॉ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि कस्टम अथॉरिटी एंश्योर्स दैट एनी पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, who is doing import in India or export from India, they are not avoiding any duties which he may required to pay under the custom law. यानी कि कस्टम लॉ का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू को कोई भी धोखा ना मिले। दूसरा इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज अवॉइडिंग, इंश्योरिंग दैट देयर इज नो स्मगलिंग। स्मगलिंग समझते हैं ना किसे बोलते हैं? स्मगलिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी गुड्स को इलीगली या तो इंडिया में लेकर के आ रहे हैं या फिर इलीगली इंडिया से बाहर लेकर के जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द स्मगलिंग। इलीगली का मतलब क्या हुआ कि कस्टम लॉ में ना सर्टेन स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स दिए गए हैं। आप अगर ऊपर देखोगे इस चार्ट को देखो, आप फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट में जहाँ पे कस्टम, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हमने सर्कल किया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेबल ओनली ऑन गुड्स प्रोसीजर्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कस्टम लॉ में क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर दिया गया है। सो देयर इज एन स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर्स का मतलब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। आप इसको लेमैन लैंग्वेज में यूज समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो उसका एसओपी क्या होगा। ये एसओपी दिया गया है किसमें? कस्टम लॉ में। अगर आप उस एसओपी को अवॉइड करके कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा? दैट इज स्मगलिंग। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको स्मगलिंग को डिफाइन करना है तो हाउ यू कैन डिफाइन द स्मगलिंग इन लेमैन लैंग्वेज? You can define the smuggling in layman language that if any export from India or import in India has been done with non-compliance of the procedures which has been established under the Custom Act, then such type of import and export shall be regarded as the smuggling. अगर ऐसे किसी भी चीज को आप इंडिया में लेकर के आते हैं या इंडिया से लेकर के जाते हैं तो वो स्मगलिंग है, राइट? तो जाहिर सी बात है कि दो चीजों के ऊपर इनकी, कस्टम की नजर दो चीजों के ऊपर है। एक तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का ना लूज हो, और दूसरा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर के थ्रू ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो, और जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है वो क्या एक्सपोर्ट और क्या इंपोर्ट हो रहा है इसकी बराबर खबर गवर्नमेंट को मिले। यानी कि गवर्नमेंट की नॉलेज के बगैर में कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ना हो। क्लियर? क्लियर। कस्टम की ऑब्जेक्टिव क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब कस्टम के ऑब्जेक्टिव के बाद चलते हैं फेमा। अच्छा, कस्टम के ऑब्जेक्टिव में एक चीज और नीचे देख लेते हैं। कस्टम टैरिफ 1920 के है सर। एक मिनट वही नीचे आ रहे हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि कस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात तो क्लियर है। इस कस्टम को जो कंट्रोल करेगा ना, जो अथॉरिटी होगी इस कस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उस अथॉरिटी का नाम क्या होगा? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी। ठीक है? कस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? CBIC। पहले ये CBEC हुआ करती थी, अब ये CBEC नहीं होगी। कौन होगा ये? CBIC। तो फ्लो चार्ट में देखिए, तो फ्लो चार्ट में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम। कस्टम के दो पार्ट कौन हुए? पहला पार्ट में ये बता रहा हूं कि हु विल एडमिनिस्टर द कस्टम। कस्टम विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द CBIC।
और दूसरे पार्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि कस्टम के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक रेवेन्यू और दूसरा स्मगलिंग। रेवेन्यू इन्फ्लेट ना हो और स्मगलिंग ना हो पाए। अब ये जो कस्टम है, यानी कि ये जो सीबीआईसी कस्टम को कंट्रोल करेगी, ये कंट्रोल करने के लिए उनके पास जो लिटरेचर है, दो लिटरेचर है, यानी कि दो लॉ है जिसके थ्रू कस्टम का ये सारा प्रोसीजर, यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्टिव है कस्टम के, रेवेन्यू और स्मगलिंग, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दो लॉ है कस्टम अथॉरिटी के पास। वो दो लॉ कौन कौन से हैं? पहला है कस्टम एक्ट 1962 और दूसरा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1972। कस्टम टैरिफ एक्ट 1972, सॉरी 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। डन। तो अब आप मुझे कस्टम क्या है ये बात क्लियर, सीबीआईसी Yes, क्या sir. है ये बात क्लियर, Yes, sir. रेवेन्यू Yes, और sir. स्मगलिंग क्या है ये बात भी क्लियर, और कस्टम एक्ट हमें क्यों पढ़ना है और कस्टम टैरिफ एक्ट हमें क्यों पढ़ना है ये बात भी क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आइए कस्टम, हाँ अब आइए सीबीआईसी स्टैंड हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी। यस सर, यस। ठीक है, अब हम कस्टम के लॉ को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने दो ही पार्ट लिखा हुआ है, वो दो पार्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कस्टम के लॉ को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कंप्लायंस, एक लिटिगेशन, और एक और है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको बता रहा हूँ कि प्रोसीजर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ये रहा प्रोसीजर। बात समझ में आ रही है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर जो है वो कॉमन टॉपिक है। सबसे पहले हम प्रोसीजर ही करने वाले हैं, ताकि प्रोसीजर जब हम आपके साथ कर लेंगे तो आपके साथ कई सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ प्रोसीजर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोसीजर इज द कॉमन टॉपिक, राइट, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया। तो कस्टम एक्ट में एक्चुअली हमें तीन चीजें करनी है, प्रोसीजर, कंप्लायंस एंड लिटिगेशन। तो प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे और कंप्लायंस और लिटिगेशन ये रहा, ये कंप्लायंस और ये लिटिगेशन। प्रोसीजर का तो मतलब आप समझ रहे हैं। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर्ड एसओपी जिसको आपको फॉलो करना है व्हाइल यू आर एक्सपोर्टिंग और यू आर इंपोर्टिंग। करेक्ट। ये जो हम डिस्कस करेंगे, ये तकरीबन हम डिस्कस करेंगे कस्टम एक्ट के सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 47 तक में, यानी कि सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 47 तक ये एसओपी दी हुई है कि अगर आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, यानी कि किनको किनको, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। यानी कि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसमें इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, सीएचए है। सीएचए मतलब जो आपके बिहाफ में कस्टम कोड के सारे कंप्लायंसेस को करता है। कैरियर है, कैरियर का मतलब कैरियर कोई भी हो सकता है, कैरियर रेलवे हो सकता है, कैरियर व्हीकल हो सकता है, कैरियर एयरक्राफ्ट हो सकती है, कैरियर शिप हो सकता है, तो कोई भी कैरियर। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से एसओपी को फॉलो करेंगे, ये एसओपी दी गई है सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 47 तक में। और उसी एसओपी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। ये प्रोसीजर और कहीं नहीं दिया गया है, ना तो फेमा में दिया गया, ना तो एफटूपी में दिया गया। प्रोसीजर सारा का सारा कहाँ दिया गया है, कस्टम एक्ट, कि आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो प्रोसीजर्स हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए लिख सकता हूँ, प्रोसीजर इट कैन बी अंडरस्टूड, it can be understood as set of SOP applicable to all stakeholders who are involved in the transaction of export and
प्रोसीजर इज ओके। प्रोसीजर के बाद अब हम आ रहे हैं यहाँ पे क्या, दो बातें और कस्टम में अपने को देखनी है। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? कस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लॉ दो एप्लीकेबल है और इस पूरे लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट तो हमारा क्या है, कंप्लायंस, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, लिटिगेशन। कंप्लायंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे? कंप्लायंस में हम सबसे पहले देखेंगे लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन जैसे कि आप जीएसटी में पढ़ते हैं ना कि हर सेक्शन का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग सेक्शन क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन है, उस डिसीजन के हिसाब से जब भी आप कोई भी लॉ बनाएंगे तो उस लॉ में कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी होगी। क्या डिफाइन करनी होगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, ये डिफाइन करना होगा। आपको किस वैल्यू के ऊपर टैक्स देना है, ये डिफाइन करना होगा। आप किस रेट से टैक्स लेंगे, ये भी डिफाइन करना होगा। और कलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा, ये भी डिफाइन करना होगा। आपको याद है ये हमने किया था जीएसटी में। लाइक जैसे जीएसटी में हमने किया था, सेम उसी तरह से कस्टम में भी पहला सेक्शन जो हम लोग करेंगे वो सेक्शन कौन सी होगी, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताएगा, चार्जिंग सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन है कि आपके ऊपर लायबिलिटी कब एराइज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जब हमने डिफरेंस किया था तो हमने वहां पे ये बताया था आपको कि इन केस ऑफ, एक मिनट होल्ड करना, ऑडियो मुझे नहीं आ रही है, एक मिनट। और कोई है जिन्हें ऑडियो नहीं आ रही है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? सर माइक बन के आता है वहाँ पे, अगर इन्होंने म्यूट किया होगा तो वो दिख रहा होगा। Anyone else not getting audio? प्रतीक और भूमिका रस्तोगी का ऑडियो बंद है, म्यूट किया है इन्होंने। ये भी ना, लेकिन ऑडियो तो आती है, म्यूट तो हमारा होता है बस माइक जो भी म्यूट ओके 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 ओके। प्लीज करा था जिससे कोई प्रॉब्लम ठीक है। ना हो, क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। चलो अब आते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि लेवी एंड कलेक्शन, तो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द टैक्सेबल इवेंट, राइट ना? ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार फिर से लॉग इन करो। आ रही है? सर मुझे नहीं आ रही है आवाज। हाँ या तो सर प्रोसीजर में क्या लिखा था वो एक बार उस पर टैप कर दो। एक मिनट करो। रिया दर्शनी, तुम एक बार दोबारा लॉगिन कर लो, आ जाएगी आवाज। ये कह रहे हो? यस सर। सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं वापस ज्वाइन करती हूँ। ये तो मैं आप लोगों को सीट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आइए, अब मैं क्या कह रहा था, कंप्लायंसेस में तो सबसे पहली बात, कंप्लायंसेस में हम लेवी एंड कलेक्शन की बात कर रहे थे। लेवी एंड कलेक्शन इज द सेम थिंग कि विच टैक्सेबल इवेंट, दिस मींस इन केस ऑफ द कस्टम, ये डिफाइन करेगा कि कस्टम कब एप्लीकेबल होगा, कौन सी टैक्सेबल एक्टिविटी के लिए कस्टम एप्लीकेबल होगा।
अगर एप्लीकेबल होगा तो किस वैल्यू पर एप्लीकेबल होगा, किस रेट से एप्लीकेबल होगा, और उसका कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो लेवी एंड कलेक्शन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लायंसेस। सेकेंड पार्ट इज द रिफंड। देयर आर सम सिचुएशन when you can claim the refund। किस सिचुएशन, क्या कोई सिचुएशन है, जैसे जीएसटी में हम लोगों ने रिफंड के बारे में पढ़ा था कि सेक्शन 54 था जीएसटी का, वहां पे कुछ सिचुएशंस थे, उस सिचुएशंस में हम जीएसटी रिफंड क्लेम करते थे सेक्शन 54 में। क्या कस्टम में भी कोई ऐसा लॉ है जिसमें कि हम कस्टम की ड्यूटी रिफंड को क्लेम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो हमें कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? रिफंड में ये करेंगे। एक है ड्यूटी ड्रॉबैक। एक्चुअली ड्यूटी ड्रॉबैक हम सेक्शन 74 और सेक्शन 75 में करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक इज एक्चुअली ए बेनिफिट विच इज गिवन टू द एक्सपोर्टर, जो कि एक्सपोर्टर को दिया जाता है। और ये ड्यूटी क्यों दी जाती है, ये बेनिफिट क्यों दी जाती है कि इफ यू हैव यूज्ड एनी रॉ मटेरियल विच हैज बीन इंपोर्टेड, आपने अगर कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल आपने पहले इंपोर्ट किया, उस रॉ मटेरियल से अगर आपने कोई भी फिनिश्ड गुड्स बनाए और बाद में आपने उस फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया, तो रॉ मटेरियल को जो आपने इंपोर्ट किया था, उस इंपोर्ट के ऊपर आपने जो कस्टम ड्यूटी पे की थी, उस कस्टम ड्यूटी का रिफंड आपको मिलेगा। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे किया हुआ है, उस इंपोर्ट ड्यूटी का जो आप रिफंड क्लेम करते हैं, दैट इज, मतलब रिफंड मत बोले, हम ये कहेंगे कि उसके अगेंस्ट में जो आपको बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। गेट इट? सो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं कि व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक, तो मैं क्या बोलूंगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ बेनिफिट व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पर्सन who has imported the goods by way of payment of the custom duty and used those imported goods in course of export, यानी कि एक्सपोर्ट करने में अगर हमने उसे यूज किया तो हमें फिर क्या मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74 में भी मिलती है, ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 75, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। सेक्शन 74 में जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है, वो मिलती है किस चीज के लिए? कि अगर आपने कोई इंपोर्टेड मटेरियल यूज किया है एक्सपोर्टेड गुड्स को बनाने में तो। और सेक्शन 75 में जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है, वो मिलती है कि अगर आपने कोई भी डोमेस्टिक गुड्स परचेस किया है जिसके ऊपर आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है, तो उस एक्साइज ड्यूटी और बाद में आपने उस गुड्स को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है, उस एक्साइज ड्यूटी पेमेंट के अगेंस्ट में भी आपको बेनिफिट मिलेगी। वो भी बेनिफिट ड्यूटी ड्रॉबैक ही कहलाती है, बट दैट इज अंडर सेक्शन 75। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेक्शन 74 सेक्शन 75 दोनों को ही। लेकिन मैं आपको बता रहा था कंप्लायंसेस, अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक लेने हैं तो कौन कौन से कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे और ड्यूटी ड्रॉबैक आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। अब बोलो। सेक्शन 75 जो है, जिसके बारे में आप कस्टम एक्ट का कह रहे हैं? जी जी, कस्टम एक्ट का। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेक्शन 74 और सेक्शन 75 का डिफरेंस। वैसे अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 74 और सेक्शन 75। बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि आपकी क्वेरी आ गई, तो मैं एक बार उसे फिर से डिफरेंस करता हूँ। सेक्शन 74 में पहले ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, ये बात क्लियर हो गई ना। ड्यूटी ड्रॉबैक इज ए बेनिफिट, और वो बेनिफिट आप कब क्लेम करते हैं? यू क्लेम दैट बेनिफिट in the event when you have used the imported goods for the purpose of the manufacturing of goods which is going to be exported, right? 40-minute time limit on your group. 1 मिनट। हाँ भूमिका, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्लियर? यस सर, उसको अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। जो 74 है वो कब मिलता है? जब आपने गुड्स इंपोर्ट किया, उस इंपोर्ट के ऊपर जब गुड्स इंपोर्ट किया तो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया होगा।
कस्टम ड्यूटी आपने पे किया, गुड्स इंपोर्ट कर दिया, और वो जो मटेरियल आपने इंपोर्ट किया था उस मटेरियल से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द मोबाइल। इस मोबाइल को बनाने के लिए मैंने चिप चाइना से इंपोर्ट किया, तो चिप जब चाइना से मैंने इंपोर्ट किया होगा तो उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इस चिप को यूज करूंगा मोबाइल बनाने के लिए, और इस मोबाइल को बाद में मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो लॉ क्या कहता है सेक्शन 74 कि यदि आपने कोई मटेरियल इंपोर्ट किया है और उस मटेरियल को आपने यूज किया है ऐसे गुड्स को बनाने के लिए जिसको कि बाद में आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो इस केस में जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया था उस मटेरियल को परचेस करने के लिए, उस कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में हम आपको बेनिफिट देंगे। कहाँ पे? सेक्शन 74 में। अब आते हैं सेक्शन 75। सेक्शन 75 क्या कहता है, इसको एग्जांपल से लेते हैं। अब पहली बार में हमने चिप कहाँ से लिया था? चाइना से। इस बार मैं चिप चाइना से नहीं ले रहा हूँ, इस बार चिप में इंडिया डोमेस्टिक मार्केट से ही ले रहा हूँ किसी से। तो मैंने जब डोमेस्टिक मार्केट से वो चिप लिया होगा तो इस बार मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया होगा, लेकिन एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा। हालांकि अब एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 75 जो क्या कहते हैं कि जब एक्साइज ड्यूटी थी तो वो क्या था कि अगर जीएसटी ना होता तो एक्साइज ड्यूटी होती, तो मैं क्या करता उस चिप के ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करता। तो वो गुड्स जो कि आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया है और उस गुड्स से आपने एक ऐसा गुड्स बनाया जिसको कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस गुड्स जो कि आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया है उस गुड्स के ऊपर जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया है उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। और उस बेनिफिट, वो बेनिफिट लेकिन 74 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 74 में केवल कस्टम ड्यूटी की बेनिफिट मिलती है, एक्साइज की बेनिफिट सेक्शन 75 में मिलती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा ये बात। ड्यूटी ड्रॉबैक या तो कस्टम ड्यूटी के अगेंस्ट में मिलती है, कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के अगेंस्ट में, या एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट के अगेंस्ट में। जीएसटी के पेमेंट के अगेंस्ट में ड्रॉबैक नहीं मिलती। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो ड्रॉबैक बेनिफिट in case of the payment of GST. So technically in these days, यानी कि अब post GST there will be the benefit of the duty drawback only in respect of the custom duty and not in respect of the excise, क्योंकि excise duty तो अब है ही नहीं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको उस प्रोडक्ट में, हाँ बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको जो है इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, पेट्रोलियम के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी है। तो ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसे गुड्स जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, वो अगर आपने पे किया है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। बात समझ में आई? तो ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी ऐसे ना एफटीपी जब हम आपके साथ करेंगे, एफटीपी में कुछ नए कॉन्सेप्ट भी करेंगे बेनिफिट के। तो इनके जितने भी तरह के बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको समझना है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक में आपने जो कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी पे किया है उसके अगेंस्ट में आपको एक बेनिफिट मिलती है जिसे आप क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। रिफंड भी एक बेनिफिट है, लेकिन रिफंड क्या है? जो टैक्स आपने पे किया है वो टैक्स की वापसी। ड्यूटी ड्रॉबैक में टैक्स की वापसी नहीं है, टैक्स तो आपने पे कर दिया, ड्यूटी जितना पे करना था वो तो आपने पे कर दिया, अगेंस्ट में हम आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, ड्रॉबैक इज ओके। ड्यूटी ड्रॉबैक के बाद एक और कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस है ऑडिट। पहले ये ऑडिट कंप्लायंस नहीं हुआ करता था, दिस हैज बीन रिसेंटली एडेड इन द कस्टम लॉ। तो हम कस्टम लॉ में डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट कर सकती है, तो ये ऑडिट एक कंप्लायंस है जो कि हम पढ़ेंगे। यानी कंप्लायंस, जिसके घर से आवाज आ रही है कृपया अपने आवाज म्यूट कर लें। कोई बात नहीं। ना होगा वो अनम्यूट करके पूछेंगे। आगे चलो। यस सर। ओके, तो कंप्लायंसेस में हमारे पास 4 पार्ट है, लेवी कलेक्शन, रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक, ऑडिट। मैं आपके साथ ये चारों पार्ट करूंगा। लिटिगेशन का पार्ट मैं आपके साथ डिटेल में नहीं करूंगा। लिटिगेशन में आपके साथ, लिटिगेशन का मतलब समझते हैं ना क्या होता है?
लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस नहीं, कंप्लायंसेस तो आपने कर लिया। लिटिगेशन का Okay. मतलब होता है लड़ाई डिपार्टमेंट के साथ लीगल ग्राउंड के Okay. ऊपर। तो ये जो लिटिगेशन वाली पोर्शन है, लिटिगेशन का मतलब डिस्प्यूट, अगर इसको हम लोग बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोले तो डिस्प्यूट। डिपार्टमेंट के साथ जो डिस्प्यूट है वो वाली बात मैं आपके साथ बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, ये कौन सा प्रोसीजरल पार्ट में, लेकिन मैं आपके साथ एक ओवरव्यू इसका करूंगा। प्रोसीजरल पार्ट में हमें डिमांड एंड रिकवरी देखनी है, यानी कि डिपार्टमेंट कब कब आपके ऊपर SCN, डिपार्टमेंट का मतलब कस्टम, CBIC, SCN का मतलब सो कॉज नोटिस, आपके ऊपर कब कब किस किस रीजन से आपके ऊपर सो कॉज नोटिस भेज सकती है। दूसरा, कब कब आपके प्रोडक्ट, आपके प्रेमाइसेस का सर्च हो सकता है, आपके कन्वेंस का सर्च हो सकता है। कब कब जब आपकी सर्च होगी तो सर्च के साथ साथ सीजर भी होगा। सीजर का मतलब आपकी डॉक्यूमेंट सीज की जा सकती है, आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, यानी कि जो गुड्स अंडर कंसिडरेशन है उसे सीज किया जा सकता है, या फिर उसे कन्फिस्केट किया जा सकता है। अच्छा, दो टर्म होते हैं, एक टर्म को बोलते हैं कस्टम में, दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं सीजर, और एक टर्म होते हैं उसको बोलते हैं कन्फिस्केशन। सीजर और कन्फिस्केशन में डिफरेंस ये है कि गुड्स और डॉक्यूमेंट, वंस इट इज सीज्ड, सब्सिक्वेंटली इट विल बी रिटर्न्ड टू द SSC। पहले सीज किया जाएगा, और सीज करने के बाद अगर उसके ऊपर गिल्ट प्रूव होता है, अगर गिल्ट प्रूव होता है फिर तो कुछ और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर गिल्ट प्रूव नहीं होता है तो फिर उसे वापस कर दिया जाएगा, वापस दे दिए। यानी कि सीजर के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? सीजर की ये स्क्रीन पर ये कैसे आ गया यार? पता नहीं चल क्या ये किसी ने कर दिया है। क्वेश्चन मार्क से मालिक This can be done by anyone. है तो ये किसने किया है पूछो जरा। पता नहीं सर। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, कोई और नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हैं ये। हटिए। चलो, मैंने सोचा किसी को कुछ पूछना हो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया। चलिए, कन्फिस्केशन मतलब मैं क्या कह रहा था कि सीजर के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, जो गुड्स का ऑनर है वही गुड्स का ऑनर रहेगा, यानी कि ऑनरशिप इज नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इन केस ऑफ द कन्फिस्केशन ऑनरशिप इज डिस्ट्रॉयड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर किसी गुड्स के ऊपर कोई शक है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रीजन है, ऑथोरिटी के पास प्रॉपर रीजन है, तो वो प्रेमाइसेस में एंटर कर सकती है। प्रेमाइसेस में एंटर करने के बाद वो वहां पर जाकर प्रेमाइसेस को सर्च कर सकती है, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकती है, डॉक्यूमेंट सीज कर सकती है, डॉक्यूमेंट सीज करने के बाद गुड्स भी सीज कर सकती है। दोनों ही चीजें सीज करने के बाद वो उसे अपने कब्जे में ले लेगी, डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। ऑनरशिप नहीं आया है अभी डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट कब्जे में ले लेगी। बाद में उसके ऊपर केस चलेगा, और जिस रीजन से डिपार्टमेंट ने उसे सीज किया था, यदि वो रीजन पॉजिटिव निकलता है, यानी कि वो रीजन अगर होल्ड करता है, फिर तो कुछ और एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर वो रीजन होल्ड नहीं करता है तो वो गुड्स और डॉक्यूमेंट्स SSC को वापस कर दिया। लेकिन अगर वो रीजन होल्ड करता है, यानी कि डिपार्टमेंट का शक अगर सही निकलता है, then this seizure will be converted into the confiscation। तब ये सीजर कन्वर्ट हो जाएगा कन्फिस्केशन में। कन्फिस्केशन में कन्वर्ट होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही कोई गुड्स जो कि सीज हुआ था वो जैसे ही कन्फिस्केट हुआ, इसका मतलब कि आपकी ऑनरशिप अब उस गुड्स के ऊपर चली गई। नाउ यू आर नॉट द ऑनर ऑफ दैट गुड्स, और डिपार्टमेंट अब उसे क्या करेगी? डिपार्टमेंट अब उसका ऑक्शन करेगी। बात समझ में आ रही है? सीज्ड गुड्स का ऑक्शन नहीं हो सकता है, कन्फिस्केटेड गुड्स की ऑक्शन हो सकती है। So are you getting the difference between the seizure and the confiscation? yes sir। सभी को क्लियर है ना भाई? जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तभी हम मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई, यानी कि डिपार्टमेंट जब ऑनर ही नहीं है, तो फिर वो ऑक्शन कैसे कर सकता है मेरी गुड्स का? सही। ठीक है, हाँ बोलो।
सर इसमें इन्होंने कॉन्फिस्केट कर दिया है, लेकिन उसके बाद वो हायर अथॉरिटी पे अपील कर लेगा, तब तो ये कैसे कर लेगा? लाइक उसी टाइम में गवर्नमेंट इसको ऑक्शन नहीं कर सकती ना, अगर हाथों हाथी कॉन्फिस्केट हो गया है, क्योंकि नहीं, अगर ऑफ कोर्स अगर सीजर अगर आपकी होगी ना, जब सर्च एंड सीजर का केस चलेगा तो ऑफ कोर्स आपके पास अपील राइट है, आप अपील में जाएंगे। या तो अगर आपके अपील करने का टाइम क्रॉस कर गया या फिर आप अपील में डिफीट हो गए, तभी वो कन्फिस्केशन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज तो थोड़ी ही होगा। ओके ओके सर, ठीक है। कन्फिस्केशन के बाद कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं यहाँ पे, और उन ऑफेंसेस के लिए क्या पेनल्टी है वो है। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये लिटिगेशन को भी एक्चुअली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, आप जरा ध्यान से देखो। लिटिगेशन जो है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो प्रोसीजरल पार्ट और एक ऑथोरिटीज। प्रोसीजरल पार्ट में तो मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें हैं लिटिगेशन में: डिमांड एंड रिकवरी, सर्च एंड सीजर, कन्फिस्केशन एंड ऑफेंसेस। ये प्रोसीजरल पार्ट है। ऑथोरिटीज का मतलब ये हुआ कि भाई ये तो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को डिसाइड कौन करेगा? तो इस डिस्प्यूट में दो पार्टी होगी ना, तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड कौन करेगा? तो सबसे लोअर लेवल पर तो कौन है? पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। जैसे हम इनकम टैक्स में एओ बोलते हैं ना, असेसिंग ऑफिसर, तो कस्टम में हम उसे असेसिंग ऑफिसर ना बोल करके हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर ऑफिसर, पीओ। ठीक है। तो पहली ऑथोरिटी तो पीओ है। वहां से जब आप यानी कि पीओ यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया, और अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो आप अपील में जा सकते हैं। अपील करने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑथोरिटी है? एक तो अपीलेट ऑथोरिटी, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अपील के अलावा एक और ऑथोरिटी होती है, उस ऑथोरिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्या होती है? एडवांस रूलिंग में एक्चुअली, एक मिनट होल्ड करना है अंकल। कल नहीं किया है, अभी कर दूंगा, अभी मुझे आधे घंटे दे दो, मैं कर देता हूँ। गैलेक्सी S10e जो भी है वो अपना म्यूट कर लिया आवाज। हेलो। हाँ, हम लोग कहाँ थे? एडवांस रूलिंग पे, राइट? अरे हाँ अंकल। हेलो हेलो। एक मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। यार सारे लोग क्लोज करके अपना म्यूट कर दो ना, बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं किससे आ रही है। तो भाई बंद कर दो। बेटू कमिंग। 15 मिनट, बेटा 15 मिनट में आ रहे हैं बस। एडवांस रूलिंग पे थे। एडवांस रूलिंग क्या होती है? एडवांस रूलिंग इज एक्चुअली ए स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है कि आप जब कोई काम करते हैं ना, और उस काम के ऊपर अगर आपको लॉ की क्लैरिटी नहीं है, और आपको लगता है कि यार मैंने आज ये काम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं बस यूं ही कि मान लो कि मैं पेन एक्सपोर्ट कर रहा हूं या मैं पेन में डील कर रहा हूं, मुझे ये पता नहीं है कि इसके ऊपर रेट क्या लगना चाहिए। तो अब क्योंकि मुझे इसके ऊपर रेट कंफर्म नहीं है, कोई कह रहा है कि इसके ऊपर 12% का रेट लगेगा, और दो व्यूज आ रहे हैं पेन के ऊपर रेट के लिए। एक व्यू आ रहा है 12% का, एक व्यू आ रहा है 22% का।
नौ अब मुझे लग रहा है कि मैं 12% इसके ऊपर लगाऊं या 22% इसके ऊपर लगाऊं। तो मैं क्या करता हूं कि कल की डेट में मुझे कोई सिग्निफिकेंट लायबिलिटी मेरे ऊपर ना अराइज हो, तो गवर्नमेंट ने एक ऑथोरिटी बना करके रखी हुई है, उस ऑथोरिटी का नाम है एडवांस रूलिंग। और वो क्या कहती है कि आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आपको लॉ को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप लेकर के जा सकते हैं किसके पास? एडवांस रूलिंग के पास। देखो इसका नाम ही है एडवांस। रूलिंग्स का मतलब आप समझते हैं ना, रूलिंग्स का मतलब प्रोनाउंसमेंट, रूलिंग्स का मतलब लॉ। तो लॉ और द प्रोनाउंसमेंट विच हैज बीन गिवन इन एडवांस, कि भाई मैं एडवांस रूलिंग के पास गया, अपने सारे फैक्ट और मैटर को मैंने उनको एक्सप्लेन किया। ये एडवांस रूलिंग जीएसटी में भी है, ये एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स में भी है, ये एडवांस रूलिंग सीबीईसी में भी है। अगर किसी भी सिचुएशन में आपको किसी भी लॉ में कोई भी कंफ्यूजन अराइज होता है तो उस कंफ्यूजन को लेकर के आप जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के पास। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मैं एडवांस रूलिंग के पास जाऊंगा, उन्हें सारी की सारी चीजें मैं उन्हें बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, केसेस बताऊंगा। सारे फैक्ट्स और केसेस समझने के बाद एडवांस रूलिंग अपना एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी जो है, उनको हम बोलते हैं एडवांस रूलिंग ऑथोरिटी। वो ऑथोरिटी जो है वो अपना ऑथोरिटी अपने प्रोनाउंसमेंट पास करेगी, अपना ऑर्डर पास करेगी, और उनका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर मेरे ऊपर भी बाइंडिंग होगा और डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। बात क्लियर है? Yes, sir. वो ऑर्डर मेरे ऊपर भी बाइंडिंग होगा और डिपार्टमेंट के ऊपर भी। अगर उन्होंने ये पास कर दिया ऑर्डर कि नहीं पेन के ऊपर 22% का रेट लगेगा, तो मेरे ऊपर भी बाइंडिंग है 22%, डिपार्टमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है 22%। यानी कि कल की डेट में डिपार्टमेंट इससे इतर कोई और रेट नहीं लगा सकती है, या अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं जी इसके ऊपर 12% लगेगा, तो ये बाइंडिंग है दोनों के ही ऊपर, डिपार्टमेंट के भी ऊपर और मेरे भी ऊपर बाइंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि कल के डेट में डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं जी हम तो 12% नहीं हम 22% लेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये हो गई एडवांस। लेकिन एडवांस रूलिंग की एक खासियत है, वो खासियत ये है कि अगर ये पेन में मैं नहीं, इस कंट्री में मान लो कि 500 ऐसे ट्रेडर हैं जो कि पेन में डील करते हैं, और मैंने इस पेन के लिए एडवांस रूलिंग ले ली, और मैंने एडवांस रूलिंग लेकर के क्या बोला कि इसके ऊपर 12% एप्लीकेबल होगा। तो एडवांस रूलिंग ने जो 12% की रेट दी है, दैट इज एप्लीकेबल इंडिविजुअली टू मी। वो कोई कॉमन लॉ नहीं है। एडवांस रूलिंग का लॉ हमेशा और हमेशा क्या होगा? इंडिविजुअल लॉ होगा, ये कॉमन लॉ नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस एसएससी के अगेंस्ट में या फेवर में एडवांस रूलिंग की कोई भी ऑर्डर पास की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि मैं तो पेन में डील कर ही रहा था, एक मिस्टर ए थे वो भी पेन में डील कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि क्योंकि मेरे ऊपर आ गया रेट की 12% लगेगा, तो उन्होंने भी जब पेन सेल किया तो 12% का रेट लगाया। डिपार्टमेंट ने उनको एक लेटर भेजा कि भाई साहब आप जो पेन एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जो पेन जो आप लेकर के आ रहे हो इसके ऊपर जो रेट है ये रेट 22% का है। ए ने बोला नहीं जी आप देखो उनके केस में तो 12% ही लग रहा है और उनके केस में एडवांस रूलिंग भी एप्लीकेबल है। तो डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि उनके केस में जो एडवांस रूलिंग है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज एडवांस रूलिंग का फीचर क्या है कि एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल पर्सन और द इंडिविजुअल एसएससी, इट्स नॉट एप्लीकेबल इन जनरल। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है तो वो इन जनरल एप्लीकेबल है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इन जनरल एप्लीकेबल है, लेकिन एडवांस रूलिंग का ऑर्डर इन जनरल एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद एक और है सेटकॉम। सेटकॉम क्या है कि भाई साहब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो, इनकम टैक्स में भी सेटकॉम है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपने गलत किया है, और गलत आपने किया है ये आपको पता है, आपके ऊपर एससीएन सर्व हो गई है, सारी चीजें पता है, तो मैटर डिस्प्यूट में ना जाए, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्यूट में जाएगा मैटर, यानी कि लीगल रास्ते तो कहां तक है? सुप्रीम कोर्ट तक है लीगल रास्ते, यानी कि लीगल फाइट तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कर सकते हो।
लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट तक जाने में गवर्नमेंट का भी नुकसान है, उनका भी रेवेन्यू का नुकसान है, उनका भी मनी का अपना टाइम वैल्यू है। तो गवर्नमेंट ने एक ऑथोरिटी बनाई है, उस ऑथोरिटी को हम बोलते हैं सेटकॉम, सेटलमेंट कमीशन। भाई साहब, आपको अगर ये लगता है कि आपने सही में कुछ गलती करके रखी हुई है और आप अपील में सिर्फ जा रहे हैं, या जो लीगल रास्ता ले रहे हैं, या अपील में जो जा रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ अपील में जाने का मकसद आपका है टाइम पास करना, जबकि आपको पता है कि एक ना एक दिन हमें ये सारे के सारे पैसे देने हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक रास्ता दिया। सेटकॉम के पास आप जाइए, उनके पास आप हाथ पैर जोड़ लीजिए, यानी कि उनको एप्लीकेशन दे दीजिए कि भाई हाँ ये चीजें हैं और मैं एग्री करता हूं कि मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी बनती है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके ऊपर थोड़ी रियायत बख्शी जाएगी, अदरवाइज तो फिर जो लॉ का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चलेगा, यानी कि पेनल्टी में थोड़ी रियायत बख्शी जाएगी। प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर एप्लीकेबल, प्रोसिक्यूशन का मतलब कि अगर कोई ऐसा क्राइम आपने किया है जिसके लिए जेल भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, तो इम्प्रिजनमेंट से आपको माफी मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी दे करके काम चल सकता है। तो ये कुछ चीजों के लिए एक ऑथोरिटी और है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेटकॉम। ये यूजुअली उनके लिए एप्लीकेबल है जिनको पता है कि हमने गलत किया हुआ है। तो ये लिटिगेशन के ऑथोरिटीज है। यहाँ तक की बात क्लियर? तो हमें जो आपके साथ, हाँ बोलो। कंसिलिएशन सर, ये समवट आर्बिट्रेशन जैसा नहीं है? नहीं, आर्बिट्रेशन इज समथिंग एल्स। आर्बिट्रेशन इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ओके सर। इट्स नॉट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ये तभी है जब आप कोर्ट नहीं जाएंगे। अगर आप कोर्ट चले गए तो फिर सेटलमेंट कमीशन नहीं है। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ कस्टम के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग सेटलमेंट कोर्ट, अगर सेटलमेंट कमीशन में जाना है तो क्या हम कोर्ट की बात जा सकते हैं, जैसे कि हमारे जो लीगल प्रोसीजर है वो हो गया, बट हमें पेमेंट करनी है तो पेमेंट क्या? जब आप सेटलमेंट कमीशन में जाएंगे तो पहली बात आपको यही देनी है, मतलब ओथ आपको यही देना है कि आप आगे किसी केस में नहीं जाएंगे, या जो भी केस में आप गए हुए हैं वो केस आपने विड्रॉ कर लिया है। अब आप आगे जो है वो लीगल रास्ता आप इख्तियार करना नहीं चाहते। पर सर, अगर हमारा लीगली पहले चल रहा है तो क्या हम सेटलमेंट जा सकते हैं उसी बीच में, या फिर हमारा जब वो लीगल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सेटलमेंट में जाएंगे? नहीं, लीगल जब खत्म हो गया, मान लो अगर तुम्हारा कोई केस अगर कोर्ट में है ऑलरेडी, अगर कोर्ट में केस है, तो फिर सेटलमेंट में क्या जाओगे आप? फिर तो सेटलमेंट में नहीं जाओगे। अच्छा। सेटलमेंट एप्लीकेबल भी नहीं है। मतलब ये किस लिए है? मान लो कि आपने पीओ ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, पीओ ने ऑर्डर पास किया, अब आप अपील में चले गए, तो भाई साहब अपील में चले गए तो अब सेटलमेंट क्या करेगा? अच्छा, और सर जैसे अगर लीगल में हम गए और लीगल में हो गया कि भाई आपको इतने पैसे डिपॉजिट करना है, आपका ये सारा मैटर है, और आपको इतने साल की इम्प्रिजनमेंट वगैरह होगी, तो उसके बाद क्या हम सेटलमेंट में जाके उस पैसे वगैरह को रिकवरी को कम करा सकते हैं? आप कपिल बोल रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, नहीं, वो पैसे सेटलमेंट कमीशन ने जो भी आपको ऑर्डर पास किया ना, वो फाइनल ऑर्डर है। ठीक है। मतलब सेटलमेंट कमीशन है ही इसलिए कि आप अगर अपनी तकलीफ को थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं, आप मतलब मैं अगर आपको इसको लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मान लो कि जैसे सेटलमेंट कमीशन किस लिए है कि आपने कोई क्राइम किया है, मतलब क्राइम कहने का मतलब कि आपने कोई वायलेंस किया है एक्ट का, उसके लिए मान लो कि जेल भी है और उसके लिए पेनल्टी भी है, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी भी है और इम्प्रिजनमेंट बोथ है। सेटकॉम के पास आप चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा उम्मीद ये है कि आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी थोड़ा रिडक्शन आ जाएगा। मतलब सेटकॉम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको बिल्कुल बरी कर दिया उन्होंने सारी चीजों से, वो बस आपका जो एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट है, उस एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट को थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है, उसे बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम का स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम का। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कस्टम का जब मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पूरी बातें हमने डिस्कस की, इससे दो बातें केवल, यानी कि इससे केवल दो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के अचीव होंगे। ये जो पूरा लॉ हमने डिस्कस किया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया,
इससे गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि कोई भी गुड्स इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है या जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल है तो इट शैल बी इंश्योर्ड कि कस्टम ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन ऑल दोस गुड्स। एक बात। और दूसरी बात, जो भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है वो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एसओपी के तहत ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रही है, उसे वायलेट करके नहीं हो रही है। क्योंकि अगर उसे वायलेट करके हो रही है तो इट मीन्स द इनकमिंग ऑफ द गुड्स इनटू इंडिया and outgoing of the goods from the India is not in the notice of the government, and if it is not in the notice of the government it means it is illegal movement and government will take the appropriate action. Done. इससे केवल यही 2 ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करना है। तो ये तो था एक पार्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जिसको हम लोग कस्टम बोलते हैं। दूसरा पार्ट है फेमा। फेमा की एप्लीकेबिलिटी क्या है अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि फेमा का वैसे दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग रिसिप्ट एंड ट्रेडिंग पेमेंट, यानी कि एक्सपोर्ट के अगेंस्ट या इंपोर्ट के अगेंस्ट का पेमेंट और रिसिप्ट और उसकी सेटलमेंट। और ये आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, सिर्फ उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और आरबीआई का सर्कुलर इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसके अलावा फेमा में कई सारे प्रोविजंस हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्या कहते हैं, कई तरह के लिबरलाइज्ड स्कीम है, ठीक है, एफडीआई से रिलेटेड मैटर है, कई सारी बातें हैं फेमा में, लेकिन हम उन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे फेमा का वो पोर्शन जो कि डील करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिसिप्ट और पेमेंट को लेकर, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अगेंस्ट में रिसिप्ट और पेमेंट को लेकर के जो डील करेगा। तो फेमा जो इसको डील करेगी, तो फेमा के लिए अथॉरिटी, जैसे कस्टम के लिए अथॉरिटी सीबीआईसी थी, फेमा के लिए अथॉरिटी कौन होगा? आरबीआई। ठीक है, जैसे कस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था? रेवेन्यू और स्मगलिंग, इन दोनों के ऊपर नजर रखना। फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या है? लेजिटिमेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ये बिल्कुल गवर्नमेंट की नोटिस में रहे, और ये लेजिटिमेट इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन, ये जिस एक्ट से गवर्न होगा वो कौन सा होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड आरबीआई सर्कुलर। इसके अलावा जो एक लॉ और आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो है एफटीपी। एफटीपी में और कस्टम में, इन दोनों में आपस में बड़ा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये जो एफटीपी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पॉलिसी का फॉर्मुलेशन है। बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, और कस्टम क्या करता है? जो पॉलिसी एफटीपी ने फॉर्मुलेट किया है उस पॉलिसी को ये एग्जीक्यूट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि कस्टम में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है? सेट ऑफ एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, वो एसओपी है। एफटीपी में एसओपी नहीं है, एफटीपी में पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं। यानी कि एफटीपी इज द आइडिया, कस्टम इज एग्जीक्यूशन ऑफ दोज आइडिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एफटीपी अपनी पॉलिसी लेकर आएगा एंड कस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट। एफटीपी जो काम करती है वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, कॉमर्स अफेयर्स, और कस्टम जो काम करती है वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। बात समझ में आ रही है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये बताएगा कि हम कॉमर्स एंड अफेयर्स में हम जो है क्या चीज चाहते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से। यानी कि ये डिफरेंट इनपुट लेंगे अलग अलग लोगों से, और वो इनपुट लेकर के ये अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, और इस पॉलिसी को फिर वो फॉरवर्ड करेंगे कस्टम अथॉरिटी को। और कस्टम अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है उस पॉलिसी को अचीव करेंगे कस्टम अथॉरिटी बाय वे ऑफ कस्टमाइजिंग इट थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, एसओपी।
बात समझ में आई? एफटीपी को कौन कंट्रोल करेगा? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और एफटीपी जो कंट्रोल होगी, ये किससे कंट्रोल होगी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। हर 5 साल के लिए ये एफटीपी बनती है। तो अभी जो हम लोगों के लिए रेलेवेंट एफटीपी है वो एफटीपी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। इसमें जो मुझे आपके साथ, इसमें जो अपन लोगों को काम करना है वो क्या काम करना है? एफटीपी पॉलिसी एक्चुअली अपना जो ऑब्जेक्टिव है एफटीपी पॉलिसी का, वो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है क्या नहीं है, ये तो ठीक है ही है। जो सबसे बड़ी बात है एफटीपी का ना, वो ये कि एफटीपी हम बनाते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या स्कीम है, वो अपने को जानना है। जैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक तो मैंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बताई जो कि कस्टम में है। अच्छा, ये भी जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम कस्टम में है वो एफटीपी का ही एक्सटेंशन है, यानी कि बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द एफटीपी कस्टम हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। और एफटीपी में अलग से कुछ एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट है, लाइक ईपीसीजी का स्कीम है, स्क्रिप्स का स्कीम है, एमईआईएस स्कीम है, एसईआईएस स्कीम है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एफटीपी वी विल डिस्कस फॉर द एक्सपोर्ट बेनिफिट, फेमा वी विल डिस्कस फॉर द सेटलमेंट ऑफ द राइट्स और लायबिलिटी arises from the export or import transaction, and custom we will discuss for the procedural part. प्रोसीजरल पार्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोसीजरल पार्ट में कंप्लायंसेस से हम लोग शुरू करेंगे। हम आपके साथ जो अगली बार क्लास करने के लिए आएंगे, इसमें मैं आपके साथ कंप्लायंसेस डिस्कस करूंगा। कंप्लायंसेस में लेवी एंड कलेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कस्टम कब एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा। हाँ बोलो सर। ड्यूटी ड्रॉबैक एक बार रिपीट कर दीजिए। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अ बेनिफिट which is given against the payment of import duty, I mean custom duty or excise duty. पहली बात क्लियर, पहला लाइन क्लियर कि इट्स अ बेनिफिट which shall be given against the payment। ये ड्यूटी का रिम्बर्समेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कस्टम ड्यूटी पे किया तो उसका रिम्बर्समेंट मैं कर रहा हूँ। ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट द रिम्बर्समेंट, इट्स जस्ट अ बेनिफिट। एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज है और वो परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा। एफओबी का एक परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा। वो ड्यूटी ड्रॉबैक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस केस में कितना परसेंट ड्यूटी ड्रॉबैक अपने को मिलता है, ठीक है। तो इट्स नॉट एन रिम्बर्समेंट, इट्स जस्ट ए कंपनसेशन। आपको कंपनसेट किया जा रहा है। और ड्यूटी ड्रॉबैक क्यों कंपनसेट किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ योर एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी एंड द एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आप कब पे करते हैं? जब आप मटेरियल इंपोर्ट करेंगे। एक्साइज ड्यूटी कब आप पे करते हैं? जब आप मटेरियल डोमेस्टिकली प्रोक्योर करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने ड्यूटी ड्रॉबैक में डिस्कस की थी वो क्या, कि ड्यूटी ड्रॉबैक जीएसटी की पेमेंट के अगेंस्ट का कंपनसेशन नहीं है। ये दो चीजों के पेमेंट का कंपनसेशन है। किसका किसका? कस्टम ड्यूटी का और एक्साइज ड्यूटी का। ये अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए आप एलिजिबल हैं। जीएसटी अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल नहीं। सर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिफंड? रिफंड के लिए आप जो एक्सप्लेन किए थे एक बार फिर से कर दीजिए। रिफंड में तो जो आपने पे किया है वो वापस मांग रहे हैं। रिफंड में आप अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक में आप अपना पैसा वापस नहीं मांग रहे। ड्यूटी ड्रॉबैक में तो आपने एक खर्च किया है और गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करने के लिए ये खर्च किया तो हम इसके लिए आपको कंपनसेट कर रहे हैं। ये ड्यूटी ड्रॉबैक इज द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। रिफंड इज नॉट द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। ये मेरा पैसा है तो ये मुझे वापस चाहिए लॉ के हिसाब से, ठीक है। It's a lucrative steps for the government. So duty drawback is only compensation against the expense. Refund is my own money. I am taking it back. सर एफटीपी के थ्रू जो पॉलिसीज बनती हैं वो सारी पॉलिसीज एक्सपोर्ट से रिलेटेड बनती हैं? हाँ, मतलब नहीं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों से रिलेटेड बनती है,
लेकिन इसको पढ़ने का जो बेसिक मोटिव हमारा होता है, या कोई भी लोग जो एफटीपी के लिए वो वेट करते हैं, वो इसलिए वेट करते हैं कि भाई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से नए बेनिफिट या कौन कौन से बेनिफिट इन्होंने दिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए ही लोग एफटीपी का वेट करते हैं। इंपोर्ट बेनिफिट्स के लिए नहीं। इंपोर्ट में बेनिफिट नहीं है बेटा, इंपोर्ट तो सारा आपका कस्टम ड्यूटी आपको लगना है। ओके सर। सर एक चीज और, जैसे हमने इंपोर्ट करा, आपने कहा कि इंपोर्ट पे हमने कोई मटेरियल करा और उसका उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हमें कस्टम ड्यूटी मिलेगी, वो सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अगर हमने इंपोर्ट करा कुछ रॉ मटेरियल, हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे, फिर उसको एक्सपोर्ट करा, तो हमने जो मॉडिफिकेशंस करे तो उसमें जो टैक्स करना उस पार्ट का जो बुक बन गया, उसको जो हमने एक्सपोर्ट करा तो उसके जो रिगार्डिंग हमने जो जीएसटी पे करी वो मिलेगी हमें फिर? देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक जीएसटी पेमेंट के लिए नहीं है, तो पहले तो जैसे ही आपने जीएसटी पेमेंट कर दिया ड्यूटी ड्रॉबैक हटा दीजिए। अजीब आ रहा है, लग रहा है भूकंप आ रहा है। हाँ भूकंप। हाँ उनका झटका था। झटका था सर, झटका। मम्मी भूकंप। हाँ भूकंप आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्लास में भी चला। हाँ अभी भी वायलेशन हो रही है। यहाँ तो नहीं हो रहा कुछ भी। इधर आए। कोई नहीं। हाँ दिल्ली में आ रहा है। झटका लगा सर, झटका एकदम। हाँ दिल्ली में, दिल्ली में। दिल्ली इधर कुछ नहीं हो रहा। फरीदाबाद में तो ऐसा में भूकंप आया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इसका आई थिंक गेट था ये, इसके बाद लग रहा है एक और आएगा। सर कहाँ गए? सर भूकंप। सर देखने चले गए क्या बाहर? ये भूकंप बाहर आया है। लगाना आया ना, तेज आया था। मैं ना बैठी थी, क्लास हो रही थी, बिल्कुल हिल गया था पूरा। सही में अर्थक्वेक आया था यार। झटका आया सर, 2-3 सेकंड के लिए आया। यस सर। नेक्स्ट। अच्छा हाँ, कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे? कपिल। हाँ सर मैं पूछा था सर, जैसे हमने कोई चीज इंपोर्ट करी है, हमने उसके हाँ तो मैंने, हाँ मैं ये कह रहा था, हाँ यही कह रहा था। हाँ सुनो, तो जैसे ही तुमने जीएसटी पूरी बात, हमने उसको सर कुछ मॉडिफिकेशन करा, अब उसके अगेंस्ट हमारी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ गई, हमने उसको जीएसटी को पे कर दिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या हमें फिर वो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या फिर वो जीएसटी मिलेगी जो हमने पे करी है? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कोई चीज, तुम कह रहे हो कि मैंने कोई चीज इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट करने के बाद मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। मान लो कि इंपोर्ट मैंने किया 10,000 रुपये में, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मैंने पे किया था 5,000 रुपये, तो टोटल मेरा हो गया कॉस्ट 15,000 रुपया। और हमने इंपोर्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ जीएसटी भी पे किया होगा। जी सर। तो जैसे ही हमने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट अकाउंट को डेबिट किया हमने, किससे? बेसिक प्राइस से प्लस कस्टम ड्यूटी से। बिल्कुल सर। ठीक है, एक मिनट, ये स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर। ठीक है, बेसिक प्राइस मान लो 10,000 है, जो चीज हमने इंपोर्ट किया, डन। इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मान लो 2,000 का, ठीक है, और इसके ऊपर आईजीएसटी मान लो 10 दो 12,000, तो 1,000, मतलब फॉर कन्वीनियंस जो है हम 10% ले लें अभी। हाँ तो 10% आईजीएसटी फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, 1,200 हो गए। ये टोटल इसकी वैल्यू हो गई, राइट? 13,200। जी सर। अब जब आप इसकी बुक्स में लेकर के जाओगे तो इंपोर्ट आपका कितने का हो गया? इंपोर्ट को डेबिट करोगे आप कितने से? 12,000 से। 12,000 से इंपोर्ट को डेबिट करोगे। आईजीएसटी को आप डेबिट करोगे 1200 से। जी सर। ठीक है, जो आपका पार्टी है उस पार्टी को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से। पार्टी 10,000 से ही क्रेडिट होगा, याद आ रहा है ना आपको? जी सर। ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी तो पार्टी को थोड़ी पे किया है हमने, पार्टी को तो 10,000 ही देना है, गवर्नमेंट को पे करा है।
ठीक है, और CHA यानी कि जिसको आपने ये कस्टम ड्यूटी के लिए दिया है, CHA को आप क्रेडिट कर दोगे 3,200 से। जी सर। ठीक है, ये सॉरी 3,200, यही काम आप करोगे? जी सर। अब क्या किया आपने, ये 12,000 का गुड्स लिया और इसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कर दी। बिल्कुल सर। जब आपने फर्दर प्रोसेसिंग किया तो आप ये कह रहे हैं कि सर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद इसके ऊपर कुछ GST पे किया हमने, यही कह रहे हो ना? बिल्कुल सर, हाँ जी सर। अब मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि यही तो गलत कर रहे हो ना। क्या GST प्रोसेसिंग के ऊपर लगती है? नहीं सर, जो मटेरियल जो तैयार हुआ है हमने उसका HSN कोड चेंज हो गया रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर तो कोई GST बात बढ़ नहीं। भी गई, जैसे कि 5 की जगह 12 हो गया। सुनो कपिल। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने GST किसके ऊपर लगेगी, प्रोसेसिंग के ऊपर लगेगी या सप्लाई के ऊपर? सप्लाई के ऊपर। सप्लाई के ऊपर लगेगी। तो मान लो कि मैंने प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक का HSN कुछ और था, प्लास्टिक रॉ मटेरियल लिया, उसका HSN कुछ और था, और उस प्लास्टिक को प्रोसेस करके उसका डब्बा बना दिया, तो HSN तो चेंज हो गया प्रोसेसिंग की वजह से। बिल्कुल सर, वही लेकिन क्या इस प्रोसेसिंग के ऊपर कोई GST लगेगी क्या? नहीं सर। GST तो नहीं लगेगी ना। GST तो तब लगेगी जब आप डब्बे को सेल करेंगे। अगर आप डब्बे को सेल करेंगे तो GST लगेगी। अगर आप डब्बे को एक्सपोर्ट करेंगे, अब हमसे, हाँ जी सर, उस पे जैसे 12% लगा, तो अब 12% तो हमने कस्टम में पे कर दिया जैसे करते हुए, तो क्या हमें फिर वो दोनों चीजें मिलेंगी, ड्यूटी ड्रॉबैक भी और वो 12% का रिफंड भी? समझ नहीं आ रहा है यार कपिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि इस डब्बे से ये 12,000 का प्लास्टिक का मटेरियल था आपका, इसको आपने प्रोसेस कर दिया, इसको प्रोसेस करके आपने 100 डब्बे बना दिए प्लास्टिक के, और ये जो 100 डब्बे प्लास्टिक के बनाए इसकी कीमत हो गई 15,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग के हिसाब से, यानी कि एक डब्बे की कीमत 150 रुपये। अब मुझे ये बताओ कि इस 100 डब्बे के को बनाने के लिए GST लगेंगे क्या? नहीं सर। अब सप्लाई करो, मैंने 50 डब्बे जो है वो डोमेस्टिक सप्लाई किए, 50 डोमेस्टिक है मेरे। ठीक है सर। और 50 मेरा जो है वो फॉरेन है, एक्सपोर्ट है। जी सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर 12% का रेट। जी सर। HSN के ऊपर चाहे एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो, रेट तो सबका सेम ही है ना, HSN रेट सेम होगा। ठीक है, 12%। अब मुझे ये बताओ कि मैंने जो ये 50 डब्बे सेल किए हैं, ये जो 50 डब्बे है, जी सर, इसके ऊपर तो मेरे को GST पे करनी है, यानी कि आउटपुट लायबिलिटी आएगी। एक्सपोर्ट जो हमने पे किया, एक्सपोर्ट जो हमने किया है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर विद पेमेंट ऑफ द ड्यूटी और विदाउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। ओके, समझ गया सर। ठीक है, ठीक। तो इसका ड्यूटी ड्रॉबैक से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो 2,000 रुपए का ड्यूटी ड्रॉप, यहाँ पे जो 2,000 रुपए हमने पे किए हैं वो तो कस्टम का पे किया है ना, तो क्या उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है क्या, ये जो हमने एक्सपोर्ट किया है? हाँ मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, उसका मिल सकता है, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको सेक्शन 75 में, सेक्शन 74 में नहीं। ठीक है। सेक्शन 74 में विदाउट प्रोसेसिंग अगर आपने कस्टम, मतलब दोनों का अपना अलग अलग डिफरेंस है, तो सेक्शन 74 और सेक्शन 75 जब हम करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि ये जो 50 आपने एक्सपोर्ट किया है, GST तो भूल जाइए, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको क्यों मिलेगी? कस्टम ड्यूटी पेमेंट के लिए। तो ये मटेरियल जो आपने यूज किया इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो आपने पे किया है ना, तो इसके ऊपर सेक्शन 75 में आपको मिल सकती है ड्यूटी ड्रॉबैक। किस रेट से मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें सेक्शन 75 में देखेंगे। सर सेक्शन 75 में तो एक्साइज ड्यूटी के अगेंस्ट में बेनिफिट मिलता है ना, हमें जो हमने एक्साइज ड्यूटी पे किया है। ये वाली भी मिलती है, कस्टम ड्यूटी इफ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यू हैव डन। ओके सर समझ नहीं आया। सेक्शन 75 करेंगे वहां समझ में आएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो आप इसमें कह रहे कि सेक्शन 75 मिलेगा इस केस में, जो हमने कस्टम ड्यूटी पे किया, दोनों के लिए मिलता है बेटा। सेक्शन 74 केवल कस्टम ड्यूटी के लिए, सेक्शन 75 कस्टम ड्यूटी एज वेल एज एक्साइज ड्यूटी।
अच्छा ठीक है। ठीक है, और बताओ। डन सर, यही क्वेश्चन था, हो गया। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। नहीं सर। थैंक यू सर। ठीक, नो सर। डन देन, ऑल ओके फॉर सर। सर ये जो एक्सेल ओके शीट सर है डन। हाँ, शेयर कर दीजिए। एक्सेल शीट में शेयर कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा इसे तैयार ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया है। ये थोड़ा आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना, एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं इसे जरा अभी तैयार ही कर रहा हूँ। अभी सीट 2 पर अभी मैं लेविएंट कलेक्शन पर हूँ, तो यस थोड़ा सर, ये आप जो प्रॉपर बना के फिर कर दीजिएगा। सर आप सारा रिकॉर्डिंग सेव करके रखिएगा, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आप ना? नहीं, रिकॉर्डिंग ज्यादा एमबी में होगा ना, तो शेयर नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा, बड़ा बहुत फाइल हो ज्यादा है। जाएगा। ये ड्राइव के थ्रू शेयर हो पाएगा। वो तो मुझे क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि ये भी करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ेगा, वरना तो मेरी स्टोरेज ही खत्म हो जाएगी। सर आपको शायद पेन ड्राइव में सेव करके रखना पड़ेगा सबको। इसको ये कर देंगे। अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग भानु से एक बार बात कर लेंगे। आप लोगों ने, सारे लोगों ने कर लिया था? किया था सर। किया था, तो जितने भी हाँ। लोग हो वो लोग सारे लोग कर लेना, क्योंकि अभी जो अगली क्लास के लिए उन्होंने बोला है कि सर मैं आपको मेल करूंगा प्लीज, तब उसके बाद क्लास लीजिएगा। तो वो क्या मेल करेंगे, कैसे करना है, तो आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा भानु से और मिस्टर भानु सर से। भानु जी का नंबर है ग्रुप उसी में है, ग्रुप में है। ग्रुप में है। हाँ, ग्रुप में है। सर अगली क्लास मींस कल के लिए वो डिसाइड करके बोलेंगे। हाँ हाँ, तो मतलब मैंने उनको बोला कि नहीं, संडे के लिए तो अब मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि संडे तो मैं लूंगा ही लूंगा, बोल दिया उन लोगों को, टाइम दे दिया। तो एक बार आप लोग बात कर लीजिएगा। हाँ बोलो ना। सर ये जीएसटी के लिए तो नहीं है क्लास अभी? नहीं, जीएसटी की क्लास कल होगी। कल है या परसों? टाइमिंग क्या होगी? 4 से 5:30। ओके ओके, 4 से 5:30। हाँ। ठीक है सर, ठीक है, तो इसका लिंक शेयर करेंगे आप, है ना? इसका लिंक सर? ओके सर। मीटिंग का लिंक? हाँ हाँ, कोई नहीं जी बेटा, बस आ गए। चलो ओके। सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी सर? रिकॉर्डिंग किसकी सर? सर इसी जो क्लास की रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी। आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ ना? आई थिंक रिकॉर्ड किया हुआ तो है, लेकिन वो रिकॉर्ड में डिलीट करूंगा और अगली क्लास से रिकॉर्ड करूंगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर पूरा का पूरा वैसे भर जाएगा। ठीक है Sir, actually we can also record it if you allow the permission to us. सर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे में। Yes sir. Yes sir. But sir, there is an option that host will allow you for the recording. तो मैं अलाउ कर दूंगा, आप लोग कर लेना। ओके सर। सर सीखे बेटा अलाउ। अरे इतने पढ़ने वाले तुम लोग थोड़े ही हो यार, रिकॉर्ड कर कई बार सर एक्चुअली क्या होता है ना, एट द मोमेंट ना कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो वो बाद में सुनने के बाद समझ में आ जाती है। कोई नहीं। सर पर ये सबको अलाउ नहीं करेगा, किसी शायद एक ही कोई रिकॉर्ड कर सकता है, ऐसा होगा। चलो देख लेंगे अगली क्लास में। पहले तो आप लोग वो अगली क्लास के लिए बात कर लेना, फिर आप मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।